थोड़े बच्चे हैं जिनके लिए पॉसिबल है वो ऑन करें 1 मिनट के लिए, फिर ऑफ कर सकते हैं। माइक ऑफ रखेंगे। ओके, चलिए जिनको मैंने देख लिया वो कैमरा ऑफ कर ले, बाकी अगर किसी के लिए पॉसिबल है तो ऑन करें, बाकी ऑफ कर सकते हैं। और सभी सीधे होके बैठेंगे क्लास के लिए, ठीक है। ओके, अभी ऑफ कर लीजिए आप लोग कैमरा। ठीक है, कैमरा ऑफ। गुड इवनिंग। हाँ जी, गुड इवनिंग। बाकी सब ऑफ कर लीजिए कैमरा, कोई कैमरा ऑन नहीं करेगा अभी, ठीक है। हाँ, किन्हीं बच्चों ने हाथ उठाया है, क्या बात है? आप लोगों ने हाथ क्यों उठाया है, निकिता और धनंजय? ओके मैम कल क्लास थी ना तो मेरे मोबाइल में लिंक नहीं आई। अभी आ गई ना लिंक? नो मैम। क्या चाहिए आप मैम लोग? अटेंडेंस की लिंक चाहिए क्या? यस मैम। मैं बोलती हूँ मैम को। ओके मैम। मैम चलिए, ठीक है, अभी शुरू करेंगे। तो जैसे हम क्लास में करते हैं वैसे ही आप लोग अपनी जो नोटबुक है और पेन है उसको साथ लेके बैठेंगे, ताकि हम पढ़ाई को जैसे हम करते हैं वैसे कंटिन्यू कर सके। तो नोटबुक और पेन लेके, यस ठीक है। मैम। तो नोटबुक और पेन अगर रेडी है आप लोग। अच्छा, आप लोगों का ये भूगोल का पेपर हो गया स्कूल में? नो मैम। नो मैम। नहीं मैम। परसों है मैम। मैम स्टार्टिंग को है। सैटरडे को है। यस मैम कब है? सैटरडे। सैटरडे को है। अच्छा, तो यस मैम। हाँ, मैंने एक पेपर बना के आप लोगों को दिया था, क्या आप लोगों ने वो सॉल्व किया? यस मैम। यस मैम। ओके, यस मैम। तो उसमें कुछ मुश्किल फील हुई आप लोगों को, कुछ समझ में नहीं आया, ऐसा कुछ था क्या? नो बिकॉज मैम। नो मैम इजी था। नो मैम। अच्छा, एक काम करते हैं, थोड़ी जो चैप्टर बाकी है उसको थोड़ा समझ के पढ़ लेते हैं, फिर जो भी पेपर से रिलेटेड आपके क्वेश्चन थे उन पॉइंट्स को लेंगे और उनके ऊपर डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। यस। चलिए, ओके। तो हम क्या पढ़ रहे थे, हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे, बताएंगे थोड़ा सा? भाई अब भाग दो। हाँ, बाह्य प्रक्रिया भाग दो। तो हम बाह्य प्रक्रिया पढ़ रहे थे, और बाह्य प्रक्रिया में हमने नदी की क्रिया देखी, हमने और क्या देखा, लास्ट क्लास हमने कौन सी दो और क्रियाओं को पढ़ा था, थोड़ा रिवाइज। मैम हमने ग्लेशियर लेक को भी देखा था। हाँ, ग्लेशियर को भी देखा था। और क्या पढ़ा था ग्लेशियर के साथ साथ, कुछ और पढ़ा है क्या? नहीं ना? नहीं मैम। हिमवह देखा था मैम हमने। ठीक है। हिमवह देखा था। हाँ, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे कि नदी का देख लिया कार्य क्या होता है, हिमवाह यानी बर्फ का देख लिया कार्य क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे हवा यानी वायु का क्या कार्य होता है, और उसके साथ साथ और क्या बाकी है उस चैप्टर्स को भी हम देखेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं फटाफट आज क्या हम पढ़ने वाले हैं। स्क्रीन शेयर करेंगे तो जैसे ही आप लोगों को दिख जाए तो बोलेंगे कि मैम हमें दिख रही है, ठीक है। यस मैम। अभी मैंने स्क्रीन शेयर की है। अभी शेयर कर रहे हैं, तो जैसे ही शेयर करेंगे वो आपको दिख जाएगा। यस मैम।
यस मैम दिख गई मैम दिख गई यस हाँ। मैम ओके, चलिए अभी मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, पीपीटी दिखाते हैं, जो भी डायग्राम्स वगैरह बनाना है उसको बनाएंगे तो आपको दिख जाएगा। देखिए, भूजल वगैरह तो बाद में करेंगे, लेकिन उससे पहले हम करेंगे, ग्लेशियर कर लिया है। हाँ, यानी अभी जो हम पढ़ेंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो हवा होती है या जो विंड जिसको कहा जा रहा है, हवा की क्या भूमिका रहती है कोई भी जगह को या कोई भी स्थल को परिवर्तन करने के लिए। जगह जैसे अगर आप जाएंगे ना, आप कहाँ जाएंगे, आप कोई मरुस्थल में जाएंगे, कोई रेगिस्तान में जाएंगे, तो वहां जाते ही ना आपको दिखेगा कि बहुत जोर जोर से हवाएं चल रही है और कुछ ऐसी चल रही है कि वहां पे सिर्फ रेत ही रेत है और बहुत गर्मी है। तो अगर हम रेगिस्तान की बात करें तो रेगिस्तान में ना बहुत बहुत गर्मी होती है, तापमान कुछ 50 डिग्री के प्लस भी जा सकता है, लेकिन रात को उतना ही ठंडा रहता है। लेकिन क्या आप लोगों ने एक चीज नोटिस की है, या आप लोगों ने कभी सोचा भी है कि रेगिस्तान में कुछ नहीं होता, सिर्फ रेत ही रेत होते हैं? ये आपने देखा है कभी, सोचा है कभी? यस मैम देखा है। मैम देखा है देखा है, कभी पढ़ा भी है, कभी शायद देखा भी होगा, टीवी में सुना भी होगा। तो जैसे हम यहाँ पे रहते हैं, भारतवर्ष जो है, भारतवर्ष की जो पश्चिमी दिशा में हमारी राजस्थान का राज्य है, और वहां पे हमारी सबसे बड़ी एक मरुभूमि या मरुस्थल है। पता है उस मरुस्थल का नाम क्या है? थार डेजर्ट कहते हैं ना यस मैम उसको, था। भारत की। हाँ, तो आपको जो अभी आज हम पढ़ने वाले हैं ना, तो ये रेगिस्तान में वायु के द्वारा सृष्टि की गई या वायु के द्वारा गठित जो भी हम आज भूमि के विस्तार को पढ़ेंगे तो उसको आज आप जान सकेंगे। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये एक अर्ध शुष्क प्रदेश है, मरुभूमि जो है या मरुस्थल है। अर्ध शुष्क क्यों कहा गया है? क्योंकि रेगिस्तान में बहुत 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 कम बारिश होती है, और कुछ इतनी कम बारिश होती है कि यहाँ पे ना वही काम हवा करेगी जो काम अभी तक नदी कर रही थी और जो काम अभी तक ग्लेशियर कर रही थी। मानो कि अगर आपको अभी मैंने क्या समझाया था कि नदी बोल दीजिए या ग्लेशियर या बर्फ की नदी ग्लेशियर बोल दीजिए, उसका कार्य ही यही है, पहले चीजों को तोड़ना, फिर उसके बाद उसको अपने साथ कैरी करना और फिर उसको जमा कर देना। तो जो अगर हम रेगिस्तान में देखें, मान लीजिए रेगिस्तान में कुछ ऐसे आपको क्या मिलेंगे, ऐसे ऐसे स्तरों पे आपको मिलेंगे, ऐसे लेयर्स में या स्तरों में आपको सिर्फ रेत ही रेत मिलेंगे। ठीक है, रेत ही रेत मिलेंगे ऐसे। तो क्या होता है ना, कभी जो ऐसे चारों तरफ ऐसे हमें रेत मिल रहे हैं, तो हवा का कार्य यहाँ पे क्या होता है, हवा मान लीजिए बहुत तीव्र तरीके से आ रही है, तो अभी आपको ये क्वेश्चन पूछना चाहिए, मैम हवा तो आ रही है, अभी हवा आके क्या करेगी? अभी आपको देखना पड़ेगा कि मान लीजिए कि कोई तो एक चट्टान है, ठीक है, ऐसे करके कोई एक चट्टान है जो कि हमें रेगिस्तान में मिला हुआ है। प्लीज माइक ऑफ रखेंगे तो समझने में आसानी होगी। जिस किसी बच्चे का माइक ऑन है प्लीज ऑफ रखें। अभी हमें क्या देखना पड़ेगा, अभी हमें देखना पड़ेगा कि ये एक ऐसा करके है, कोई एक चट्टान है रेगिस्तान में। अब हवा जो है वो इस दिशा से आकर के इससे टकरा रही है, ठीक है, और ये एक बार नहीं टकरा रही है। जो रेगिस्तान होते हैं वहां पे तो हवा बहुत जोर जोर से चलती है, और इतनी जोर से चलती है क्योंकि वहां पे तो कोई विघ्न नहीं है, कोई बाधा नहीं है, वो तो ओपनली एकदम फ्रीली चल पाएगी। लेकिन अगर आप शहर में देखेंगे, क्या ऐसे जोर जोर से हवा चल सकती है? नहीं चल सकती। क्यों? क्योंकि शहरों में बिल्डिंग्स है, तो हवा आती है और धक्का खाती है और वहीं पे चुप हो जाती है। तो क्या होता है कि बहुत बहुत स्पीड से, बहुत तेजी से जब ये हवा आ रही है तो इस चट्टान के ऊपर की जो स्तर है उससे वो टकरा रही है। तो क्या हो रहा है, बार बार ना उसको इधर वो अटैक कर रही है। तो क्या होगा, बार बार हवा के प्रभाव से, जैसे हवा के प्रभाव से पेड़ वगैरह गिर जाते हैं ना, जैसे तूफान वगैरह आता है, ऐसे ही तूफान तो रेगिस्तान में होते ही रहते। तो हवा के प्रभाव से ना ये जो है, ये ऊपर का पोर्शन जो है इस चट्टान का वो टूट जाएगा।
टूट के बिखर के वो ऐसे नीचे गिर जाएगा। ये जो ऊपर वाला पोर्शन मैंने आपको ब्लैक कलर में दिखाया है, ये हवा के प्रभाव से या हवा के दबाव से टूट रहा है, और टूट के वो क्या करेगा, वो नीचे ऐसे गिर जाएगा। अब मैंने आपको क्या दिखाया है इस डायग्राम में, कि ऐसे सब हमारी रेगिस्तान में स्तर है, जिस स्तर पे हमारी सैंड जो है या रेत जो है ऐसे जमा होती रहती है। तो अभी आपको क्या सोचना है कि मैम ने तो कहा कि रेगिस्तान में ये जो हवा है ये इससे टकराई और टकरा के ये कुछ नीचे ऐसे गिर गई। गिरने के बाद क्या होगा, या कि ये जो यहीं पे रह जाएगी क्या? नहीं, अगर आप देखेंगे तो जो है हवा का जो प्रभाव रहता है वो किसी जगह से ना चीजों को उठाता है, किसी जगह पे लाके धड़ाम से गिरा भी देगा। जब बहुत जोर जोर से आप देखेंगे कि वो होती है हमारे आसपास तूफान आता है, तो आप देखेंगे ना कि कितने मतलब जैसे क्या होता है, कोई पेड़ की जो डाली है वो कहीं टूट के कहीं गिर जाती है, और फिर वो जो भी पत्ते वगैरह होते हैं वो भी उड़ उड़ के किधर चले जाते हैं। तो अभी आप बोलेंगे कि मैम ये तो चट्टान का टुकड़ा है, इतने भारी टुकड़े को वो कैसे ऐसे रेत जो ऐसी हवा जो है वो कैरी करेगी? वो क्या करेगी, ये जो टूटा हुआ बिखरा हुआ उसको मिला ना, ये पीस उसको मिला, ये अपने साथ वो बहा के लेके जाएगी, ऐसे वो बहा के लेके जाएगी। और जब वो ऐसे अपने साथ उसको, क्योंकि स्पीड बहुत हाई है ना, तो अपने साथ वो ऐसे छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़ों को अपने साथ बहा के लेके जा रही है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि ये टुकड़ों में ना बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे टुकड़े हवा में बहने लगते हैं, मतलब हवा के साथ वो जलने लगते हैं। लेकिन बात यहाँ पे यही है कि क्योंकि ये बहुत भारी है, कोई भी भारी चीज बहुत ज्यादा ना हवा में नहीं रह सकती, तो क्या होता है ना, ये एक दूसरे से ही टक्कर खाते हैं। और हवा की जो है ना, हवा एक दिशा से तो नहीं चल रही है, चारों दिशा से चल रही है। तो जब ये जा रही है और ये जो पत्थर वगैरह कंकर जो भी है ये एक दूसरे से टकरा रही है, तो इनके और छोटे छोटे टुकड़े बन रहे हैं। तो क्या हो रहा है, ये पत्थर भी नीचे गिर के छोटा बन रहा है, ये पत्थर भी उस साइड गिर के ऐसे छोटा बन रहा है। ठीक है, तो ये भी छोटा बन गया, ये भी छोटा बन गया। तो क्या हो गया, जब ये छोटे बन जाते हैं और बहुत बहुत फाइन हो जाते हैं, है ना, मतलब आप कह सकते हैं इसको हम जब, कैसे पहले हम कोई दाल वगैरह होती है ना, दाल, तो दाल को जब हम पीसते हैं वो कैसा बन जाता है, एकदम छोटा छोटा बन जाता है ना। ऐसे ही छोटे 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 टुकड़ों को हवा जो है वो अपने साथ ऐसे जमा कर देती है और रेत के पहाड़ बनाती है। क्या मैं समझा पा रही हूँ सभी बच्चों को? Yes, ma'am. यस मैम। तो अभी हमारे कहने का तरीका क्या है, अभी हमारे कहने का तरीका ये है, या कहने का जो उद्देश्य है वो कुछ ऐसा है कि ये था हमारा फर्स्ट स्टेप, या ये था हमारा फर्स्ट स्टेज। तो आप पूछ सकते हैं कि मैम जैसे फर्स्ट स्टेज, और आप लिख सकते हैं स्टेज 1, सॉरी, या पहला पड़ाव। ठीक है, हवा का पहला पड़ाव। तो पहले पड़ाव में मतलब हवा जब उसकी उत्पत्ति हो रही है तो उसमें बहुत शक्ति है, कुछ इतनी शक्ति है कि वो ना चीजों को तोड़ भी सकती है, फोड़ भी सकती है, जैसे पेड़ वगैरह को तोड़ती है, फोड़ती है, बहुत बहुत स्पीड होती है उसकी। फर्स्ट स्टेज में जाके वो किसी चट्टान से टकराई। सेकेंड स्टेज में मेरा क्या हो गया, स्टेप 2 में मेरा क्या हो गया, स्टेज 2। स्टेज 2 में जब वो पत्थर नीचे गिर गया तो उसने उसको अपने साथ बहा के लेके जाने का डिसीजन ले लिया। बहा के नहीं, मतलब उड़ा के लेके जाने का डिसीजन ले लिया, क्योंकि अभी उसकी शक्ति थोड़ी कम हो गई है। ये पत्थर जैसे ही गिर जाता है उसको लगता है कि अभी ये इतना छोटा बन गया है कि इसको मैं अपने साथ ही उड़ा के लेके जाता हूँ। लेकिन उसको ये नहीं पता चलता है कि पत्थर को उड़ाना इतना आसान नहीं होगा। तो एक दिशा से पत्थर इधर से जा रहे, दूसरी दिशा से इधर से भी जा रहे, और एक दूसरे में क्या खा रहे, टक्कर खा रहे। टक्कर खाकर वो छोटे छोटे टुकड़ों में बन रहे हैं,
छोटे छोटे रेत के पदार्थ बन रहे हैं या छोटे छोटे खंडर कंकर पित्थर जो भी बन रहे हैं। और फिर लास्ट स्टेज या स्टेज 3 में विंड की हवा की शक्ति इतनी कम हो जाती है कि वो क्या करती है, इस स्टेज पे वो सिर्फ रेत के ऊपर अपने जो टूटे फूटे चीजों को जो एक दूसरे से टक्कर खा करके छोटे बन गए हैं, वो सिर्फ ऐसे लाकर चादरों की तरह उसको बिछा देती है। तो ये हो गया विंड का या हवा का पहला दबाव, जहां पे वो चीजों को तोड़ रही है। सेकेंड स्टेज में उसको अपने साथ कैरी कर रही है, लेकिन कैरी करते करते ये कंकर पत्थर अपने आप से धक्का खा रहे हैं, नीचे गिर के और छोटे बन रहे हैं। ऐसे छोटे छोटे चीजों को वो अपने साथ फिर, क्योंकि छोटे चीजों को कैरी करना बहुत इजी है ना, तो जब वो फाइन बन जाते हैं यस मैम। और जब जब ना वो बहुत एकदम एकदम सुंदर से उनकी पिसाई हो जाती है, तो वो उसको अपने साथ कैरी करके उड़ा के हवा में लेके जाती है। कैसे जब तूफान आता है हम बाहर जाते हैं तो कैसे बहुत धूल मिट्टी के टुकड़े हमारे चेहरे को आंखों में घुस जाते हैं, ऐसे ही कुछ है, ये इधर ही है। उतने छोटे छोटे चीजों, छोटे छोटे कणों को वो अपने साथ कैरी करके लेके जाती है और फिर ऐसे रेत के ऊपर वो लेयर बनाती रहती है, क्योंकि एक लेयर बनेगा, उसके ऊपर दूसरा स्तर बनेगा, उसके ऊपर तीसरा बनेगा। तो ये वही होता है, इधर सिर्फ रेत ही रेत है, लेकिन कैसे वो रेत बन रहे हैं, एक दूसरे से टक्कर खाकर छोटे छोटे टुकड़ों में वो परिवर्तित हो रहे हैं। फिर छोटे छोटे टुकड़े अपने आप धक्का खा रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं और धीरे 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 एकदम मरुस्थल के ऊपर चादरों की तरह वो बिछ रहे हैं। किसी को अभी डाउट है? नो मैम, नो मैम। किसी तो मुझे बेशक पूछ सकते हैं, क्योंकि हमें समझना पड़ेगा कि जो काम नदी का होता है वही काम होता है हवा का, वही काम होता है ग्लेशियर का। पहले तोड़ो, फिर उसको लेके चलो, फिर उसको कहीं पे रख दो। क्यों? क्योंकि जितना समय बढ़ता जाता है हर एक प्रक्रिया की शक्ति कम होती जाती है। देखेंगे जब तूफान आता है तो उसकी शक्ति इतनी ज्यादा रहती है, जैसे ही टाइम बढ़ता जाता है, थोड़े दिन बढ़ते हैं, थोड़े घंटे बढ़ते हैं, उसकी शक्ति कम होने लगती, बारिश कम। कुछ ऐसे ही इधर भी हवा का दबाव भी कुछ ऐसे होता है। लेकिन ये जो वो प्रक्रिया करती है, तोड़ना, फिर उसको कैरी करना, अपने साथ लेके जाना, फिर कहीं पे जप करके रख देना, इसमें भी वो थोड़े थोड़े चीजों को बनाती है। किसको बनाती है, किधर बनाती है, उसको अभी हम जानेंगे। ठीक है? यस मैम, यस मैम। देखेंगे टेक्स्ट बुक में आपका ये आकृति दिया गया है, जिसको यादांग कहा गया है और जिसको भूत्रक खंडक भी कहा गया है। ये ना पूरी कैसी दिखती है पता है? मशरूम की तरह दिखती है। और इसको वालुकागिरी, तो ये वालुकागिरी, भूछत्रक और ये जो यादंग, ये कैसे बनती है अभी मैं ड्राइंग करके आपको समझाऊंगी। फिलहाल अभी ये आपका बन चुका है तो मैं इसको मिटाना चाहूंगी। क्या ये खत्म हो गया आप लोगों का बनाना? यस मैम। ये आपकी समझ के लिए था, मैंने ऐसे ही बनाया, आप लोग अपनी तरीके से बना सकते हैं। चलिए अभी मैं आपको दिखाऊंगी जो भी हमने अभी पढ़ा कि वो कैसे बनती है, मतलब जो भी चीजें हमने अभी डिस्कस की वो कैसे बनती है। पहले तो हम देखेंगे कि जो याददांग है वो कैसे बन रही है, फिर हम देखेंगे कि वो जो मशरूम के जैसे एक छतरी हमने देखी वो कैसे बन रही है, और लास्ट में देखेंगे कि जो वो बालू का या जो रेत की एक जैसे चादर जैसे कुछ देखा वो कैसे बन रही है, उसको हम देखेंगे। तो 3 लाइन मैंने क्यों बनाया? 3 लाइन मैंने इसलिए बनाया कि आपको समझाएंगे कि तीनों जो प्रकार की जो भूमि के रूप है वो कैसे बनते हैं और क्यों बनते हैं। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले अभी आपको समझाएंगे यारदंग। ऐसे करके मेरे पास जब हम रेगिस्तान में रहते हैं तो मेरे पास क्या है, मेरे पास या जो ओरिजिनल या स्टार्टिंग में मेरे पास कुछ ऐसे हैं। एक ऐसा भूमि का टुकड़ा मेरे पास है जिसपे बड़े बड़े ऐसे चट्टान हैं, कुछ ऐसे हैं, कुछ ऐसे खड़े हैं, कुछ ऐसे खड़े हैं और कुछ ऐसे ऐसे खड़े हैं।
तो ये हो गया मेरा स्टेज 1। स्टेज 1 पे मेरे पास एक भूमि का टुकड़ा है या चट्टान, जिसके ऊपर बहुत सारे चट्टान दिख रहे हैं। अब ये हो गया मेरा पहला स्टेज, लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखना पड़ेगा, हवा की दिशा इस तरफ से आ रही है, हवा की दिशा इस तरफ से भी आ रही है। ठीक है, तो दोनों तरफ से हवाओं की दिशा आ रही है, चाहे उत्तर बोल दीजिए, दक्षिण तो नहीं, लेकिन मोस्टली लेफ्ट और राइट से हवा की दिशा आ रही है। ठीक है, तो फिर अभी क्या हो गया, अभी कुछ ऐसे हो गया कि ऐसे जो हवा आ रही थी और ये जो भूमि ऐसे थी, तो हवा की दिशा से क्या हो गया ना, ये जो है, ये वाला जो एरिया है, जिसको मैं अभी ये ब्लैक कलर कर रही हूँ, ये अभी आपको देखना है। ये वाले एरिया पे आके क्या हो रहा है, जो ये विंड है या जो हवा है वो आके धक्का दे रही है और ये वाला एरिया टूट रहा है। ठीक है, तो जो चट्टान पहले कुछ ऐसा था वो अभी टूट के ऐसा बन गया। क्यों? क्योंकि ये वाला जो पोर्शन था उसको हवा ने धक्का दे देकर छोटा बना दिया है। तो जो चट्टान कुछ इतना बड़ा था वो अभी इतना सा हो गया और उसके बीच का पोर्शन जो है ना वो टूट गया, ये बीच का पोर्शन वो टूट गया और ये टूट के या तो नीचे गिर गया या तो हवा उसको बहा के लेके चली गई। ठीक है, मेरी बातें सबको समझ में आ रही है? यस मैम। यस मैम। आप समझ आ रही है। एक मिनट। हाँ, तो हम कहाँ थे? हम यहाँ थे कि एक जो विराट चट्टान थी उस चट्टान को आधा बना दिया हवा ने। ठीक है, तो सेकेंड स्टेज में हमने क्या देखा? सेकेंड स्टेज में हमने ये देखा कि इतनी बड़ी सी चट्टान अभी इतनी सी हो गई और उसके जो साइड में जो पोर्शन था या तो वो नीचे चली गई या तो हवा उसको बहा के लेके गया। तो ये जो इतने बड़े बड़े थे वो इतने छोटे छोटे बन गए और बीच का जो पोर्शन है वहां से क्या भी हो रहा है, वहां से हवा जा रही है। क्यों? क्योंकि बीच के पोर्शन को तो उसने तोड़ दिया है। ऐसे ही जो विराट चट्टान था वो इतना बड़ा था, वो भी इतना सा बन गया और जो इतना बड़ा था वो इतना छोटा सा बन गया और बीच में से क्या जा रही है? हवा जा रही है, हवा का अपना कार्य चल रहा है। अभी एक सेकेंड हाँ, एक सेकेंड। मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? यस मैम, दिख रहा है। दिख रहा है। हाँ, आप लोग थोड़ा सा इस पीपीटी को देखिए, एक सेकेंड। हाँ, हाँ, तो हमने कहाँ तक पढ़ा? हमने यहाँ तक पढ़ा कि इसके बीच में से जो है, क्योंकि वो बड़ी सी चट्टान जो इतनी चौड़ी थी वो धीमी सी हो गई, छोटी सी हो गई और बीच में से हवा को जगह मिला, तो हवा अभी ऐसे ऐसे अपना बीच में से वो अपना चलने लगी। क्योंकि हवा का काम ही क्या है, उसको जगह जहां मिलेगा वो वहीं से चली जाएगी। तो ये हो गया मेरा स्टेज 2, ये है मेरा स्टेज 2, ये है स्टेज 2। अभी आप लोग ही देख के बताएंगे कि देखिए ये मैंने आपको बड़े से तरीके से समझाया है कि विराट चट्टान कैसे इतना दुबला सा छोटा सा बन जाता है और बीच में से हवा चली जाती है। अब बीच में से ये हवा तो चली जा रही है, आपको क्या लगेगा
कि ये जो जो छोटे छोटे ऐसे बीच में से जो छोटे छोटे मतलब बहुत बहुत दुबले दुबले ये जो चट्टान रह गए, क्या हवा इनके ऊपर अटैक करेगी, छोड़ देगी? क्या करेगी हवा? बीच में से तो वो जा रही है, क्या करेगी? मेरी आवाज आ रही है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम आ रही है आवाज। तो मैंने आपसे पूछा कि जो बड़े से चट्टान को, इतना चौड़ा जो चट्टान था उसको इसने इतना छोटा सा बना दिया है, इतना चौड़ा था उसको इतना दुबला बना दिया है। तो अभी तो बीच में से हवा को जगह मिल गई, तो वो बीच बीच में से जा रही है, ऐसे ऐसे करके वो जा रही है। लेकिन क्या वो सिर्फ जाएगी, या ये जो साइड्स के चट्टान है इनके ऊपर अटैक करेगी या नहीं करेगी? क्या करेगी? आप लोगों को क्या लगता है? Ma'am, करेगी। बिल्कुल, जो हवा क्योंकि उसके करेगी। करेगी, बहुत बढ़िया। अटैक क्यों करेगी। अटैक करेगी? क्योंकि उसका काम ही है कि अगर वो बड़े से चीज को इतना छोटा सा बना सकती है, तो छोटे से चीज को वो और भी छोटा बना सकती है, और भी दुबला कर सकती है। तो और भी इसी प्रक्रिया को कहा जाता है यार्डंग। इसको ही कहा जाता है यार्डंग। इसको आपकी टेक्स्ट बुक में और पीपीटी में ही दिखाया गया है। इसी को कहते हैं यार्डंग, कि बड़ा चट्टान जब छोटा सा बन जाता है और ऐसी साइज उसकी बन जाती है और बीच में से हवा ऐसे जाने लगती है, तो ये जो आपको दिख रहे हैं खड़े हुए ये चट्टान छोटे छोटे, इनको यार्डंग कहा जाता है। और वो कैसे और किधर बनता है वो मैंने आपको दिखा दिया। दोनों दिशा से जब हवा चलती है तो काम रहता है कि चट्टान के एक टुकड़े को, एक एक हिस्से को उससे अलग कर देना और उसको दुबला बना देना, जो चौड़ा था उसको दुबला बना देना। तो इसी को कहा जाता है यार्डंग। और बीच में से हवा जब ऐसे ऐसे चलेगी, वो आगे जाके क्या करेगी, इनको भी गिरा देगी, और गिरा के यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक रेगिस्तान ही बन जाएगा। यानी ये जो छोटे छोटे ये जो चीज है ना, ये आगे चल के गिर जाएंगे, और जैसे ये गिर जाएंगे ये जगह खाली हो जाएगी, तो यहाँ पे पूरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे पूरा सब रेत ही रेत जमा हो जाएगा। ठीक है, यस मैम। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? कोई कुछ प्रश्न पूछना चाहेगा? नो डाउट मैम, नो डाउट। नो मैम, नो डाउट। चलिए, अगर ये तो क्लियर है तो हम आगे क्या पढ़ेंगे? हम आगे पढ़ेंगे कि वो जो मशरूम जैसी एक छतरी काइंड ऑफ देखी हमने, वो कैसे बनती है और किधर बनती है, वही आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए डायग्राम बनाते हैं। अभी हम इस डायग्राम में क्या देखेंगे? अभी हम देखेंगे कि वो जो मशरूम जैसा कुछ हमने दिखा, वो छतरी वो है क्या, वो कैसे बनती कैसे है। अभी क्या होता है ना, अभी मेरे पास कुछ ऐसे ऐसे प्रकार का एक, मान लीजिए मेरे पास कुछ ऐसा एक चट्टान का टुकड़ा है मेरे पास। ठीक है, ये ऐसे ऐसे कुछ है। ये हो गया मेरा स्टेज 1। मैं लिख देती हूँ कि मेरे पास कुछ ऐसे एक चट्टान का टुकड़ा मिल गया। ये है मेरा स्टेज 1, जिसपे मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ये भूमि रूप है और कुछ भी नहीं है। सभी को पता है क्योंकि ये रेगिस्तान है, तो हवा की दिशा चारों तरफ से है, लेफ्ट राइट किधर से भी है, तो हवा इधर से भी आएगी, हवा इधर से भी आएगी, किसी भी दिशा से वो आ सकती है। ठीक है, अभी हमें क्या समझना है? अभी हमें यही समझना है कि रेगिस्तान में ना हवा का जो कार्य रहता है उसका, वो क्या करती है पता है? वो सबसे पहले किसी भी चट्टान के नीचे का जो एरिया है ना, उसको अटैक करती है। ये जो मैं बना रही हूँ ना, इस एरिया को वो अटैक करेगी। कुछ कैसे अटैक करेगी? क्योंकि ना देखिए, ये अगर आप ऊपर का देखेंगे ना, ये ऊपर का जो हिस्सा है वो बहुत बड़ा है, वो बहुत विस्तृत है, वो फैला हुआ है, तो उसको इधर से जाना पड़ेगा, फिर इधर से आना पड़ेगा। तो उसको यहाँ पे बहुत मेहनत है, बहुत ज्यादा मेहनत है उसको तोड़ने के लिए ना, पूरे से ये पूरा एक राउंड सर्कल उसको लगाना पड़ेगा। तो वो क्या करेगी, वो सोचेगी अभी मैं इतना मेहनत क्यों ही करूं। उसको नीचे वाला पोर्शन दिख रहा है ना, कितना छोटा सा है, कितना छोटा सा, तो वो डायरेक्ट आके नीचे के पोर्शन को ऐसे अटैक करने लगेगी। और कैसे इसका ये जो आकृति आप देख रहे हैं, स्टेज 2 में इसकी आकृति क्या बन जाएगी पता है?
ये नीचे के पोर्शन को इतना अटैक कर रही है, इतना अटैक कर रही है कि ये जो इतना चौड़ा है ना, ये आधा बन जाएगा, बिल्कुल ऐसे जैसे मैंने यार्डंग का बनाया। मतलब मेरे कहने का ये मतलब है कि ये जो आपको दिख रहा है ना, हवा जब इसको अटैक कर रही है तो नीचे का पोर्शन इतना हो जाएगा, जो अभी इतना है वो इतना हो जाएगा और इतना हो जाएगा, मतलब बीच में से कट हो जाएगा, और ये टुकड़ा इधर गिर जाएगा, वो टुकड़ा इधर गिर जाएगा। तो स्टेप 2 में क्या होगा? स्टेप 2 में मुझे कुछ छतरी जैसा एक आकृति मिलेगी कि ऐसे ना कुछ तो है, ऐसे मेरे पास कुछ तो है, ऐसे छोटा सा कुछ तो ऐसे करके बिल्कुल एक छतरी का हैंडल जैसे होता है ना, बिल्कुल ऐसे, और ऊपर वाला पोर्शन ना कुछ ऐसे 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 बड़ा बड़ा पेड़ के जैसे दिखने लगेगा। क्यों? क्योंकि उसने तो ऊपर को तोड़ने की मेहनत ही नहीं ली, उसने तो जो भी कार्य किया नीचे किया। क्यों? क्योंकि वहां पे उसको मेहनत कम लगी, उसको लगा इतना बड़ा चक्कर कौन लगाएगा, इससे बेहतर है मैं नीचे ही अटैक करूं, और नीचे अटैक करके जो चीज चौड़ा है उसको मैं थिन बना दूं। ठीक है, तो उसने कुछ ऐसे छतरी काइंड ऑफ, ऐसे कुछ पेड़ काइंड ऑफ या छतरी मशरूम के जैसे कुछ इसने बना दिया, जहां पे नीचे का पोर्शन बहुत बहुत नैरो, बहुत थिन है, और ऊपर का पोर्शन बहुत थिक है, बहुत फैट है, बहुत बड़ा है। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको हम कहते हैं भूछत्र। बिल्कुल बिल्कुल, खड़क। को हम कहते हैं भूछत्र खड़क। कैसे? कि नीचे का पोर्शन कितना छोटा सा है, ठीक है, नीचे का और ऊपर का पोर्शन देखिए कैसे फैला हुआ है, और देखिए जो टूटा हुआ है ना, वो टूटा हुआ पोर्शन नीचे गिर गया है, इधर गिर गया, इधर गिर गया, क्योंकि ये इतना चौड़ा था, उसने उसको ऐसे गिरा दिया, नीचे गिरा दिया, इधर गिरा दिया। मैं समझा पा रही हूँ सभी बच्चों को क्लास में? यस मैम। यस है ना? मैम यस ये मैम कैसे ये दिखता है? बिल्कुल एक मशरूम के जैसा, बिल्कुल एक छतरी के जैसा। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है ये, अच्छा, भूछत्र। भूछत्र कहा जाता है, भूछत्र। बिल्कुल। तो मैं इसको स्टेज 2 लिख देती हूँ, स्टेज 2 है ये मेरा, ठीक है। तो इसको कहा जाता है मशरूम रॉक। क्या कहा जाता है? मशरूम रॉक। मशरूम रॉक। और मशरूम रॉक क्यों बनती है? क्योंकि रेगिस्तान में हवा का कार्य है नीचे को ज्यादा अटैक करना, ऊपर को कम अटैक करना। क्यों? क्योंकि ऊपर का पोर्शन चौड़ा होता है। ये हो गई मेरी मशरूम रॉक। सबको समझ में आ रहा है? यस मैम। बेसिकली ये जो मशरूम रॉक है ये इधर बनती है, मैंने ऊपर हेडिंग के रूप में लिखा है, लेकिन मशरूम रॉक दिखती ऐसे है, छत्रक जो है वो कुछ ऐसे दिखती है, पेड़ के जैसे दिखती है, लेकिन है तो पेड़ नहीं। नीचे का पोर्शन छोटा सा होता है, छतरी के जैसे, हैंडल के जैसे, ऊपर वाला इतना बड़ा होता है। इसको कहा जाता है मशरूम। ठीक है, इतना तक सभी को क्लियर है? यस मैम। यस मैम यस मैम। अभी हम क्या पढ़ेंगे? अभी हम देखेंगे कि लास्ट वाला जो है ना, जो डिपोजिशन यानी जो जमा करता है हवा, या जो विंड जो है वो जमा करती है, उसका लास्ट क्या होता है? ये जो वालुकागिरी आप देख रहे हैं ना, ये वालुकागिरी, ये उम्मीद, ये इन्हीं चीजों को अभी हम पढ़ेंगे। क्या होता है कि जो है, एक सेकेंड, मेरे पास तो रेगिस्तान में मैंने आपको कहा ही कि चट्टान है, और फिर ऐसे ऐसे करके ऐसे सब पूरा ही पूरा रेत ही रेत है। तो ये इसको समझना ना बहुत आसान है। जैसे ही हवा तोड़ती है, फिर कैरी करती है, फिर आके वो झप से गिरा देती है कि नहीं बाबा ये तो बहुत बहुत हैवी है, मैं इसको नहीं कैरी कर सकती। जैसे ही वो झप से गिरा देती है ना, ये जो रेत के स्तर है वो बनने लगते हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, करते 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 ना, जो पहले ऐसे था वो ऐसे बन जाता है। यानी जो बालुका है या जो रेत है, सैंड है, उसका ना पहाड़ बनने लगता है। कैसे? जब हम कपड़े वगैरह होते हैं, हम बोलते हैं ना आज नहीं धोएंगे कल धोते हैं, तो एक बैग में रखते रहते हैं, रखते 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 कैसे वो पहाड़ जैसा बन जाता है ना, ऊंचा बन जाता है। हम कहते हैं ना किताबों की पहाड़, जैसे हम कहते हैं अरे ये क्या गिराया है, ऐसे तो पूरे पहाड़ की तरह। तो कोई भी चीज को ना जब हम ऐसे रखते रखते जमा करते 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 जाते हैं,
जैसे हवा ने क्या किया यहाँ पे, इसने जो है, इसने कंकर पत्थर भित्तर जो भी कुछ था इसने यहाँ पे जमा करना शुरू किया, फिर उसको छोटे छोटे टुकड़ों में किए, फिर उसको इधर जमा करना शुरू किया, फिर दूसरे हवा ने इधर। क्योंकि ये जो हवा का प्रभाव है ये रेगिस्तान में हर रोज चलता है, ऐसा नहीं कि एक दिन चल गया एक दिन नहीं, ये 24 आवर्स चलता है, 24 घंटे इसका कार्य चलता है। तो कहीं तो आपको ऐसा ऊंचा जो है रेत की जमा दिखेगी, ऐसे रेत ना ऐसे जमा हुआ है और बिल्कुल ना ऐसे पहाड़ जैसे बन गया, इतनी वहां पे जमा हुई है, इतना उसने जमा किया है। कभी आपको कैसे दिखेगा पता है, कभी आपको बिल्कुल ऐसे दिखेगा, ऐसे 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 ऐसे, यानी हवा जो गई है उसने यहाँ पे जमा किया है, फिर ऐसे इस ऊपर जमा किया है, फिर थोड़ा नीचे, फिर ऐसे। तो ये जो जमा करने की जो ताकत है हवा की, उसकी भी अपनी अपनी है। अगर उसके पास, मान लीजिए अगर उसके पास ना बहुत ज्यादा सामान है जो उससे कैरी नहीं हो रहा है, जो उसको लग रहा है कि ये मेरे लिए बहुत भारी है, वो उसको झप से इधर गिरा देगी, झप से इधर गिरा देगी। मान लीजिए उसके पास कुछ कुछ पत्थर है जो बहुत भारी है, वो क्या करेगी पता है, वो झप से ऐसे गिरा देगी। फिर उसके बाद छोटे छोटे कंकर पत्थर है वो ऐसे गिराएगी कि नहीं ये तो बहुत हल्के हैं, मैं इनको कैरी कर सकता हूँ। फिर एक बड़ा सा टुकड़ा उसके पास है, वो उसको ऐसे ऊंचा करेगी, फिर झप से छोटा सा ऐसे करेगी। तो वो भी देखती है ना कि मेरे पास कितनी ताकत है कि मैं कितना कैरी करूं। अगर भारी है तो मैं उसको ऊपर ऐसे जमा करके एक टिला जैसा बना देता हूँ। अगर थोड़े थोड़े रेत के कुछ है तो मैं उसको ऐसे रख देता हूँ कि ठीक है यार इतना भी कुछ नहीं है, मैं इसको कैरी कर सकता हूँ। और फिर उसके बाद अगर चलो बहुत फिर से बड़ा आ गया तो फिर से रखेगा और फिर से ऐसे करेगा। और सालों साल ये प्रक्रिया बनते 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 ये ऐसे पहाड़ जैसे, रेगिस्तान में भी ना आपको रेत के पहाड़ जैसे दिखेंगे। क्यों? क्योंकि सालों साल हवा ने रखा ही है, जमा किया ही है। और रेत ही हो चाहे क्या ही हो, वो तो ऊंचा होता जाता है ना, जैसे हम समुद्र की लहरों में घर बनाते हैं, कुछ ऐसे ही है। समझ में आ रहा है सभी बच्चे को? यस समझ में आ मैम। रहा है ना? तो ये हो गया मेरा स्टेज 1, जहां पे उसने तोड़ने के बाद उसने कैरी किया। ये हो गया मेरा स्टेज 2। मैं इसको सिर्फ 2 लिख देती हूँ, आप लोग स्टेज 2 लिख देना। आ गया, हाँ, इसको 2 लिख दिया मैंने, क्योंकि उसकी अपनी अपनी प्रक्रिया होती है वो कैसे जमा करेगी। और स्टेज 3 में वो ऐसे, मतलब रेगिस्तान में भी ना वो समुन्द्र के लहरों जैसे वो एस शेप बना रही है, तो उसको यहाँ पे आप स्टेप 3 लिख दीजिए, या क्या, मतलब एक सेकेंड ना, इधर लिख दीजिए ताकि वो, हाँ हाँ जी, मैम ऐसे रेगिस्तान में जाना हमें घातक हो सकता है ना? हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जब वो आंधी आती है ना, तो जिसको, मतलब आप देखेंगे ना जब आंधी आएगी रेगिस्तान में तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, सब ना ऐसे अपना सर नीचे करके ना रेत में घुस जाते हैं या अपने आप को छुपा लेते हैं। क्यों? क्योंकि आंखों में वो रेत चला गया ना पूरा जला देता है। तो कुछ ऐसे ही सालों साल जब हम जमा करते रहते हैं, जैसे रेगिस्तान में भी पहाड़ जैसे बनने लगते हैं, रेत के पहाड़, या तो समुद्र के लहरों जैसे ऐसे बनने लगते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है? वालुकागिरी। क्या कहा जाता है? वालुकागिरी। वालुका वाला वालुका की जो पर्वत काइंड ऑफ, मतलब पर्वत के जैसे, उसको गिरी क्यों कहा गया? क्योंकि ये दिखने में पर्वत जैसे लेयर लेयर दिख रहा है, ऐसे ऊंचा नीचा लहर काइंड ऑफ दिख रहा है, इसलिए इसको वालुकागिरी कहते हैं। या कहते हैं बारखान। LOS, हाँ बारखान भी कह सकते हैं, लोएस कह सकते हैं, सैंड ड्यून कह सकते हैं। ड्यून मतलब ये वाला, इसको ड्यून कहते हैं। ये एस जो ये बना रहा है ना, इसको ड्यून कहते हैं। और ये जो ऐसे एक ही जगह पहाड़ की तरह ऊंचा ऊंचा कर रहा है तो उसको लोएस कहते हैं। ठीक है, इसको कहा जाता है लोएस, LOESS। मैंने छोटा सा इधर लिख दिया, लोएस कहते हैं इसको। और इसको कहते हैं ड्यून, DUNE, सैंड ड्यून या ड्यून, जो भी आप कहना चाहें। इधर लिख दीजिए छोटे से, मेरे पास जगह, मैंने ऐसे लिख दिया DUNE। इतना तक सभी बच्चे डायग्राम बनाएंगे और कहेंगे कि मैम क्या मुश्किल आपको है, क्या सब समझ में आया?
मैम सब समझ में आ गया। समझ में आ गया। हाँ जी, आपने कहा था कि वैसे ठिकान पर जाना घातक है, फिर लोग वहां पर रहते कैसे हैं? अभी वही तो बात है ना, सब टूरिज्म करने जाते हैं, सब देखने जाते हैं, घूमने जाते हैं। लेकिन ना जब ये तूफान वगैरह आता है तो वो लोग ना टेंट में छुप जाते हैं, ताकि उनको वो चीज अटैक ना करे। तो वहां पे भी ना, जैसे मतलब मान लीजिए हम समुंदर देखने जाते हैं, पहाड़ देखने जाते हैं, तो हमारे देश में जो है, हमारे देश में रेगिस्तान भी है। और रेगिस्तान की एक अलग ही खूबसूरती होती है। वहां पे आपको कैमल मिलते हैं। राजस्थान में जाएंगे तो वहां पे आपको बहुत सारी जाति उपजाति मिलेगी। तो रेगिस्तान में भी ऐसे सुंदर सुंदर बहुत सारी चीजें हैं जिनको एंजॉय करने लोग जाते हैं। और रात को तो वहां पे वातावरण बहुत ठंडा हो जाता है, तो लोगों को बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए वो जाते हैं। क्योंकि हर एक जगह की अपनी अपनी खूबसूरती होती है। रेगिस्तान में भी एक खूबसूरती है, एक सन्नाटा है, एक सौंदर्य है। हाँ, हालांकि दिन में वो हमें नहीं दिख सकता क्योंकि वो बहुत गर्म होती है, लेकिन रात को बहुत अच्छा लगता है। दिन में भी कैमल राइड वगैरह सब करते हैं ना, तो इसीलिए सब जाते हैं वहां पे देखने के लिए। ठीक है। मैम यस वहाँ मैम। पर ज्यादा लोग रहते हैं क्या, कम लोग रहते हैं? मतलब हाँ जी, हम मुझे जैसे महाराष्ट्र में जैसे हम रह रहे हैं, वैसे हम्म, वहां पर भी लोग रहते होंगे ना? हाँ बिल्कुल, वहां पे तो वो होते हैं ना, जाति उपजाति जो होते हैं ना, वो सब रहते हैं। राजस्थान की में कहीं भी विश्व में कहीं भी जैसे आपको मरुस्थल मिलेगा, वहां पे भी लोग रहते हैं बेटा। कैक्टस होता है मैम ना वहां और पे। हाँ, मैम वो लोग है ना, तूफान के कारण टेंट में मतलब रहते हैं ना, वो मैम टेंट में सुरक्षित रहते हैं क्या? हाँ, मतलब टेंट ऐसे बनाया जाता है कि वहां पे वो लोग सुरक्षित रहे। बाकी ये जो लोग रहते हैं ना रेगिस्तान में सालों, उनको ना वो चीज सहन हो जाती है। उनको मतलब वो चीज वो सूट हो जाते हैं। जैसे आप लोग अपने घर में रहते हैं, मैं अपने घर में रहती हूँ, तो जो वातावरण है या जो क्लाइमेट है, जो वेदर है, हमें सूट हो गया ना इंडिया का। वैसे ही उन लोगों को भी ना वहां रहते रहते एडजस्ट हो जाता है, सूट हो मैम जाता है, तो वो लोग खुशी खुशी रहते हैं। हाँ जी, मैम आप कहाँ पर रहते हो? मैं मुंबई में रहती हूँ। ओके मैम। ठीक है। अच्छा, चलिए, ये इतना तक क्लियर हुआ सबको। यस मैम। मैम हो गया। चलिए, यस मैम। तो हमने हवा की जो यारदंग देख लिया, भूचत्रक देख लिया, वालुकागिरी देख लिया। ये मैंने आपको लोएस्ट समझाया ना, ये देखिए कैसे एस 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 शेप, जैसे ना समुद्र की छोटे 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 लहर होते हैं, ऐसे 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 जा रहे हैं। ठीक है। यस मैम। चलिए, इतना तक क्लियर है, तो अभी क्लास में लौट के जाते हैं, देखते हैं और क्या है। स्टॉप करते हैं थोड़े समय के लिए। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। आपका जो सिलेबस है ना, उस सिलेबस से भी अभी डाउट पूछ सकते हैं, क्योंकि पूरा सिलेबस तो अभी क्लास में कवर नहीं हुआ है। लेकिन अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। मैम क्या है ना, हम बुक में का जो स्वाध्याय होता है वहाँ का भौगोलिक स्पष्टीकरण लिखो ऐसा होता है, तो हम वो रिवीजन करके जाते हैं। मैं पिछले वाले एग्जाम में वैसे करके गई थी। बट मैम क्या है ना, भूगोल का जो पोर्शन है ना, उसमें से कुछ अलग ही क्वेश्चन आए थे पेपर में, ऐसा क्यों होता है? अच्छा, मैंने आपको क्या समझाया था, पूरे क्लास में सभी बच्चों को मैंने यही समझाया था ना, कि भूगोल एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आपको चीजों को समझनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि हम लर्न करके चले गए, हम याद करके चले गए किताब से, तो वो हो जाएगा नहीं। आपको अगर मैं कोई चीज पढ़ा रही हूँ कि दिल्ली गर्म है और मुंबई उसके तुलना में छोटा है, तो वो क्यों ठंडा है, वो क्यों है, वो आपको जानना पड़ेगा। तो भूगोल में जो आपको आप कह रहे हैं ना कि मैम हमें थोड़ा अलग काइंड ऑफ क्वेश्चन आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि उस क्वेश्चन में ना आपकी जो ज्ञान है उसको टेस्ट किया जा रहा है कि आपने वो चीज समझा है या नहीं समझा है। ठीक है। मतलब अगर आपसे पूछा जा रहा है, मैं आपसे बहुत ना साधारण या ऐसे ही कुछ नहीं पूछ लूंगी कि या मतलब बता दीजिए कि ये जो यारडंग अभी मैंने आपको समझाया, ये कहाँ पे मिलता है। तो वो तो बहुत आसान सवाल है कि हाँ, यारडंग जो है वो हमें रेगिस्तान में मिलता है। लेकिन यारडंग ऐसे क्यों तैयार हो रहा है, किस लिए तैयार हो रहा है, और वो रेगिस्तान में ही क्यों पाया जाता है, मैं ऐसे घुमा के आपको प्रश्न करूंगी। इसीलिए मैं बार बार आपको यही समझाती हूँ कि आप ना चीजों को समझिए।
चीजों के पीछे कारण को समझिए, कैसे क्यों किस लिए हो रहा है। ज्योग्राफी जो या भूगोल जो सब्जेक्ट है ना, वो बहुत बहुत एक समझने की सब्जेक्ट है, मैथ्स के जैसे ही है। जैसे 2+2 4 होता है ना, वैसे ही बहुत इजी है ये आंसर कि दिल्ली की तुलना में मुंबई ठंडा क्यों है। क्यों? क्योंकि वो सागर के समीप है, और दिल्ली जो है वो भीतर है, उसके आसपास कोई सागर नहीं है, तो पानी के पास रहेंगे तो ठंडा ही होगा ना। तो ऐसे अगर आप युक्ति लगाएंगे ना, लॉजिक लगाएंगे, तो आपको बहुत इजीली आंसर मिल जाएगा। इसलिए चीजों को समझेंगे। अगर मैं आपको मुंबई और दिल्ली की एग्जाम्पल से समझा रही हूँ, तो क्लास में टीचर आपको कोई और स्थान से प्रश्न पूछ सकती है। आपको रेडी रहना है कि कारण क्या है, किस लिए ये चीज हो रही है, तो बार बार बुद्धि में वो दौड़ानी है। ठीक है? यस मैम। ये कहने का मतलब ये है कि हमें सब कुछ समझना पड़ेगा, याद करने से कुछ नहीं चलेगा ना मैम? हाँ, मतलब आपको सबसे पहले चीजों को समझना पड़ेगा, फिर टेक्स्ट बुक में दिए गए भौगोलिक स्पष्टीकरण को पढ़ना पड़ेगा, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है भूगोल में, वो है आपको उदाहरण या एग्जाम्पल के साथ चीजों को पढ़ना पड़ेगा। जनरल मैंने ऊपर ऊपर पढ़ लिया कि इसका कारण ये होता है या उसका कारण वो होता है, लेकिन ये क्यों कैसे किस लिए हो रहा है, उसका कारण मुझे देखना पड़ेगा। आज अगर मैं देखती हूँ कि महाराष्ट्र में जो है बारिश किस लिए होती है, वो मैं लास्ट में जब आपको बारिश की चैप्टर पढ़ाऊंगी तो आपको समझ में आएगा। क्योंकि वहां पे घाट है, पश्चिमी पर्वतमाला है, इसलिए वहां पे ज्यादा बारिश हो रही है। लेकिन अगर देखा जाए कि जो बंगाल की खाड़ी है, वहां पे ज्यादा बारिश क्यों हो रही है? क्यों? क्योंकि वहां पे ज्यादा बारिश इसलिए हो रही है क्योंकि मौसमी हवाओं का दबाव या मौसमी हवा वहां पे ज्यादा प्रवेश करते हैं, क्योंकि भूमि का रूप ही कुछ ऐसा है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि कहीं पे बारिश हो रही है किसी वजह से, कहीं पे बारिश हो रही है किसी और वजह से। तो हमें देखना पड़ेगा कि इन दोनों की जो भौगोलिक निवास स्थल है वो कहाँ है। एक है उत्तर, एक कहाँ, एक पश्चिम में है, एक पूर्व में है, तो उनके आसपास क्या है, ऐसा क्या चीज है, थोड़ा ना सोचना पड़ेगा। एक ही कारण के लिए सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसका जो कारण वही है कि बारिश हो रही है, क्योंकि मौसमी हवा आई है इसलिए हो रही है। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि किसी जगह पे उसका उसका वो पर्टिकुलर जगह कहाँ पे है, उसका लोकेशन कहाँ पे है। जैसे हम मुंबई में रहते हैं या हम महाराष्ट्र में रहते हैं, तो कोई कोई लोग जो है वो कश्मीर में रहते हैं, तो उनको ठंडा लगता है, लेकिन हमें उतना ठंडा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उनकी जो भौगोलिक अवस्थान है ना, भौगोलिक जो लोकेशन है वो अलग है। उनका ठंडा होना बहुत ऑब्वियस है क्योंकि वहां पे पहाड़ है, और हमारा उतना ठंडा नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारा एक मीडियम टेम्परेचर रहता है, क्योंकि हम समुद्र के निकट है ना। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको ना दिमाग में थोड़ी सोचनी पड़ेगी। कारण एक ही है, सबका कारण एक ही है, लेकिन सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा उस जगह का स्थान और क्यों और कैसे वो चीज वहां पे हो रही है। थोड़ा सा दिमाग लगा के पढ़ेंगे ना। मैंने आप लोगों को समर वेकेशन जब चल रहा था, उसमें मैंने ये मौसमी वायु का पूरा पढ़ाया था, अगर आप लोगों को याद है तो उस यस मैम, पढ़ाया था। हाँ, तो बिल्कुल, तो उसको थोड़ा सोच विचार करके या थोड़ा सा ऐसे देख के करेंगे ना, तो चीजें बहुत आसान हो जाएगी, आपको समझने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है? यस मैम। अच्छा, वी आकार की दरी मतलब क्या होता है? अब मुझे कुछ समझ में नहीं आया आपका आंसर, मतलब क्वेश्चन मुझे सुनाई नहीं दिया। वी आकार की दरी मतलब क्या होता है? किसी मैम वो कह रही है कि वी आकार की दरी मतलब क्या होती है? वी आकार की जो वादी है वो मैंने आपको समझाया था ना, कि नदी जो होती है, नदी पहले हाँ जी, दिख रहा है। हाँ, तो नदी का काम क्या होता है, वो सबसे पहले कोई भी चीज को ना साइड से काटती है। मान लीजिए मैंने आपको एक थर्मोकॉल, पता है आप लोगों को थर्मोकॉल? थर्मोकॉल पता है? यस मैम, पता है। तो सब मान लीजिए मैंने आपको एक कोई तो एक सब्जी दे दी, कोई भी एक सब्जी दे दी, मान लीजिए मैंने आपको पोटैटो दे दिया, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उसकी जो बाहर का छिलका है उसको ऐसे नाइफ से निकालेंगे ना। तो यस मैम। तो ये जो ये छिलते हैं, हम उसको छिल छिल के निकालते हैं। तो ये जो वी वादी आपको दिख रही है ना, ये वी वादी में क्या होता है ना, कि पहले तो पहाड़ कुछ ऐसे रहता है, ठीक है,
लेकिन जब नदी ऐसे जा रही है ना, उसको उसके बॉडी उसके ऊपर ऐसे टच करके, पत्थरों के ऊपर टच करके जा रही है, तो वो घिसती है। पानी है ना, ऐसे बह बह के जा रहा है, तो वो घिस रहा है। तो जो ये मैंने आपको सिखाया था ना कि ये जो अपर लेयर है, ये पहला जो ये स्तर है, ये छिलता है, ये उठता जाता है। तो ये घिसते 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 घिसते, जैसे हम पेंसिल को शार्प करते हैं शार्पनर से, ऐसे होते 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 क्या होता है, पेंसिल का निब जो है वो बहुत शार्प होने लगता है। तो जो वादी कुछ ऐसी थी ना, पहाड़ कुछ ऐसा था, तो घिसते 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 वो कैसी हो गई, वो ऐसी हो गई। यानी ऐसे नीचे काम करते 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 जो ऐसी थी ना, इतना छोटा सा थी, वो चौड़ा होने लगी, ऐसे होने लगी, कुछ ऐसी है। यस मैम, समझ आया। यस मैम। ठीक है, यस मैम, थैंक यू मैम। चलिए किसी और को कुछ पूछना है? नो मैम, नो क्वेश्चन। नो मैम। नो ओके, मैम। चलिए मैंने आप लोगों को कह के रखा हुआ है, अगर आप लोगों को कहीं भी कुछ डाउट हो तो मेरा नंबर बौद्धवी के पास है, आप उनसे ले लेंगे। मुझे आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, क्वेश्चंस कर सकते हैं, मैं आपके डाउट्स को कवर क्लियर कर दूंगी, क्योंकि आपके एग्जाम्स आ रहे हैं ना। ठीक है, यस यस मैम। यस मैम, थैंक यू। ओके, चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, थैंक थैंक यू यू मैम। मैम। थैंक यू मैम। बाय मैम, गुड नाइट। बाय एंड गुड नाइट। गुड नाइट मैम। बाय मैम, बाय मैम, गुड नाइट। बाय मैम, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट मैम, गुड बाय। नाइट। बाय मैम, गुड नाइट। गुड नाइट। बाय। गुड नाइट। मैम, प्रेमा मैम।